नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। आईसीसी ने इस साल भारत की मेजबानी में होने जा रहे वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप का शेड्यूल जारी कर दिया है। टूर्नामेंट की शुरुआत गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम से होगी और फाइनल मुकाबला भी यहीं खेला जाएगा। इसके अलावा भारत और पाकिस्तान के बीच मैच का गवाह भी अहमदाबाद स्टेडियम ही होगा। 5 अक्टूबर से शुरू होने वाले इस टूर्नामेंट के लिए चलने वाली प्रतियोगिताओं के लिए भारत के 10 शहरों के स्टेडियम चुने गए हैं, लेकिन मोहाली, नागपुर, जयपुर और तिरुवनंतपुरम के मैदानों को वर्ल्ड कप के मुकाबलों के लिए न चुनने पर सोशल मीडिया में हलचल बढ़ गई है। इसको लेकर लोग कई सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने भी वर्ल्ड कप मैच के आयोजन स्थलों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि वर्ल्ड कप 2023 के मैच के वेन्यू की सूची में तिरुवनंतपुरम के स्पोर्ट्स हब, जिसे कई लोग भारत में सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट स्टेडियम मानते हैं, को ना देखकर दुखी हूं। अहमदाबाद देश की नई क्रिकेट राजधानी बनता जा रहा है, लेकिन क्या 1 या 2 मैच की मेजबानी केरल को नहीं मिल सकती थी? वहीं पंजाब के खेल मंत्री ने कहा है कि वो मोहाली को मेजबानी के लिए ना चुने जाने का मुद्दा बीसीसीआई के सामने उठाएंगे। बता दें, इस साल चेन्नई और गुजरात के बीच आईपीएल का फाइनल भी नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया था। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 के शेड्यूल का मंगलवार को ऐलान हो गया। मुंबई में कार्यक्रम के दौरान बीसीसीआई सचिव जय शाह समेत आईसीसी के कई अधिकारियों की मौजूदगी में शेड्यूल की घोषणा की गई। वर्ल्ड कप 2023 का आगाज 5 अक्टूबर से अहमदाबाद में होगा, जिसका फाइनल मुकाबला 19 नवंबर को अहमदाबाद में खेला जाएगा। भारत का पहला मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 8 अक्टूबर को चेन्नई में होगा। वहीं 15 अक्टूबर को भारत पाकिस्तान अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आमने सामने होंगे। टूर्नामेंट में कुल 10 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिसमें 8 टीमों को सीधे एंट्री मिली है। वहीं 2 टीमें जिम्बाब्वे में चल रहे वर्ल्ड कप क्वालिफायर के बाद तय होंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बीते मंगलवार को दिल्ली के श्री जगन्नाथ मंदिर में पूजा की थी, जिसकी एक तस्वीर को लेकर सोशल मीडिया पर बहस चल निकली है। दरअसल इस तस्वीर में दिख रहा है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मंदिर के गर्भगृह के दरवाजे के बाहर हाथ जोड़े खड़ी हैं और अंदर पुजारी पूजा करा रहे हैं, यानी उनको अंदर आने की अनुमति नहीं दी गई। जबकि दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और धर्मेंद्र प्रधान की भी तस्वीर ट्वीट की जा रही है, जिसमें दोनों अलग अलग समय पर मंदिर के गर्भगृह में पूजा करते दिखाई दे रहे हैं। इसको लेकर लोगों का कहना है कि अनुसूचित जनजाति समुदाय से आने के कारण राष्ट्रपति मुर्मू को मंदिर के गर्भगृह में जाने नहीं दिया गया। द दलित वॉइस नाम के ट्विटर हैंडल ने अश्विनी वैष्णव और राष्ट्रपति मुर्मू की तस्वीरें ट्वीट की हैं और लिखा है, अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री अनुमति, द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति अनुमति नहीं। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल ने भी द्रौपदी मुर्मू और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की तस्वीर ट्वीट की है। उन्होंने लिखा है कि दिल्ली के जगन्नाथ मंदिर में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मंदिर के अंदर पूजा कर रहे हैं और मूर्तियों को छू रहे हैं, लेकिन ये चिंता की बात है कि इसी मंदिर में राष्ट्रपति मुर्मू, जो भारतीय गणराज्य की पहली नागरिक हैं, को बाहर से पूजा करने दिया गया। उन्होंने इस पर स्पष्टीकरण की मांग की है और ये भी कहा कि इस मामले में शामिल पुजारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं भारत राष्ट्र समिति के वाईएस रेड्डी ने भी ट्वीट कर ऐसे ही सवाल उठाए हैं। मां विकास अघाड़ी ने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से BR अम्बेडकर को कोट करते हुए इस पर सवाल उठाए हैं। हालांकि BBC ने मंदिर के पुजारियों से बात की। उन्होंने कहा है कि मंदिर के गर्भगृह में वही पूजा कर सकते हैं जिसको हम महाराजा के रूप में वरण यानी आमंत्रित करते हैं। जिसे वरण किया गया है वो अंदर आकर भगवान के सामने प्रार्थना और पूजा करेंगे और फिर झाड़ू लगाकर वापस जाएंगे। राष्ट्रपति जी व्यक्तिगत तौर पर भगवान का आशीर्वाद लेने मंदिर आई थी, तो वो कैसे अंदर जाएंगी? इसीलिए वो अंदर नहीं आई। पीएम मोदी से अमेरिकी पत्रकार के द्वारा सवाल पूछे जाने पर घिरी सबरीना सिद्दीकी को लेकर व्हाइट हाउस ने प्रतिक्रिया दी। इसी खबर को ट्वीट कर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि प्रधानमंत्री का विदेश में दावा है कि लोकतंत्र हमारा DNA है, लेकिन घर पर न केवल एक पत्रकार बल्कि एक पूर्व राष्ट्रपति पर भी सबसे घृणित तरीके से हमला करने के लिए उन्होंने अपनी ट्रोल सेना और मंत्रियों को उकसाया। जयराम रमेश ने कहा कि दुर्भाग्य से ये केवल उन बिंदुओं को साबित करता है जो वे भारत में बढ़ती असहिष्णुता और नफरत के बारे में उठा रहे थे। भाजपा लगातार लोकतंत्र को कमजोर कर रही है और दुनिया इस पर ध्यान दे रही है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्टर सबरीना सिद्दीकी को भारत के प्रधानमंत्री मोदी से सवाल पूछने के बाद ऑनलाइन उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है। इसको लेकर सोमवार को व्हाइट हाउस ने निंदा की है। बता दें, सबरीना ने पीएम मोदी से उनकी सरकार में अल्पसंख्यकों के साथ कथित भेदभाव और मानवाधिकार से जुड़े रिकॉर्ड पर सवाल पूछा था। वहीं व्हाइट हाउस के सुरक्षा प्रवक्ता जॉन किर्बी ने
वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्टर सबरीना सिद्दीकी को निशाना बनाकर की गई ऑनलाइन ट्रोलिंग के बारे में कहा, ये पूरी तरह से अस्वीकार्य है और ये लोकतंत्र के सिद्धांतों के विपरीत है, जिसे पिछले हफ्ते पीएम मोदी की राजकीय यात्रा के दौरान प्रदर्शित किया गया था। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव कैरेन जीन पियरे ने बाद में कहा कि हम प्रेस की स्वतंत्रता के लिए प्रतिबद्ध हैं और किसी पत्रकार को डराने, धमकाने या परेशान करने के किसी भी प्रयास की निंदा करते हैं। बता दें, व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी जॉन किर्बी से सवाल पूछा गया था कि वॉल स्ट्रीट जर्नल की पत्रकार ने राष्ट्रपति बाइडेन और भारत के प्रधानमंत्री मोदी से सवाल जवाब के सत्र में पीएम मोदी से सवाल पूछा था। इसके बाद से भारत के कुछ लोग उन्हें ऑनलाइन प्रताड़ित कर रहे हैं। इनमें से कुछ नेता हैं जो मोदी सरकार के समर्थक हैं। सबरीना को इसलिए निशाने पर लिया जा रहा है कि वो मुस्लिम हैं और उन्होंने इससे जुड़ा सवाल पूछा था। लोकतांत्रिक नेता से सवाल पूछने पर इस तरह के उत्पीड़न का सामना करने को लेकर व्हाइट हाउस की क्या प्रतिक्रिया है, इस पर व्हाइट हाउस ने जवाब दिया। मोदी ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस का नाम लिए बिना कहा कि चुनावी बेला में कुछ दल वोटरों को बरगलाने के लिए गारंटियां देकर सत्ता में आने का प्रयास कर रहे हैं। देश में 20 लाख करोड़ से ज्यादा के घपले घोटाले करने वाली एवं एक दूसरे को फूटी आंख न सुहाने वाली पार्टियां गलबैयां कर रही हैं। मैं भी गारंटी दे रहा हूं, ऐसे दलों के घपले घोटालेबाजों को जेल पहुंचाने में देर नहीं करूंगा। पीएम मोदी ने पटना में विपक्षी दलों की बैठक पर तंज कसते हुए कहा कि वो लोग फोटो सेशन के लिए एकजुट हुए थे। उन्होंने कहा कि आज विपक्षी दलों में बेचैनी साफ दिख रही है। विदेशी यात्रा से लौटने के बाद प्रधानमंत्री मोदी आज मंगलवार को मध्य प्रदेश में चुनावी मोड में नजर आए। उन्होंने एमपी चुनाव के मद्देनजर समान नागरिक संहिता से लेकर भ्रष्ट विरोधियों को जेल भेजने की गारंटी के साथ अपना अभियान शुरू किया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस साल के आखिर में होने वाले मध्य प्रदेश सहित 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए मंगलवार को भोपाल में चुनावी बिगुल फूंका। पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सवाल किया कि अगर 3 तलाक इस्लाम से अलग नहीं है तो मुस्लिम बहुल देशों में इसका पालन क्यों नहीं है। मिस्र, इंडोनेशिया, कतर, जॉर्डन, सीरिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान में 3 तलाक का चलन क्यों नहीं है। उन्होंने बताया कि मिस्र, जिसकी 90% आबादी सुन्नी मुसलमानों की है, ने 80 से 90 साल पहले 3 तलाक को खत्म कर दिया था। मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता के लिए वकालत करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि एक परिवार के विभिन्न सदस्यों के लिए अलग अलग नियम काम नहीं करते हैं और एक देश 2 कानून पर नहीं चल सकता। उन्होंने कहा कि आज हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर भड़काने का काम हो रहा है। एक घर में परिवार के सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से कैसे देश चल पाएगा? उन्होंने कहा कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि कॉमन सिविल कोड लाओ। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर पीएम मोदी के बयान के बाद इसे लेकर बहस शुरू हो गई है। कांग्रेस, एआईएम, जेडीयू, डीएमके जैसी पार्टियों ने प्रधानमंत्री मोदी पर वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी और मणिपुर हिंसा जैसी चीज़ों पर जवाब नहीं देते हैं। उनका बयान इन मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है। वहीं कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने पीएम के बयान पर कहा, प्रधानमंत्री खुद वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना था तो 9 साल से उनकी सरकार है, पहले ही कर सकते थे। जैसे ही चुनाव आता है उन्हें ये सब चीज़ें याद आ जाती हैं। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने बीजेपी पर वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया। त्यागी ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे पर सभी पार्टियों और स्टेक होल्डर्स के साथ चर्चा होनी चाहिए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के हेलीकॉप्टर को मंगलवार को खराब मौसम के कारण सिलीगुड़ी के पास सेबोक एयरबेस पर आपात स्थिति में उतारा गया। इस दौरान टीएमसी चीफ ममता बनर्जी के पैर और कमर में चोट लग गई। कोलकाता लौटते ही उनको एयरपोर्ट से सीधे सरकारी SSKM अस्पताल ले जाया गया। वहां उनके स्वास्थ्य की जांच की जा रही है। अस्पताल पहुंचने के बाद उनके लिए व्हीलचेयर ले आया गया, लेकिन इस पर बैठने की बजाय ममता कुछ लंगड़ाते हुए अस्पताल के भीतर गईं। भारतीय सेना ने लोगों से हिंसा प्रभावित मणिपुर में शांति और सामान्य स्थिति बहाल करने के उसके प्रयासों का समर्थन करने का आग्रह किया है। सेना ने कल देर शाम कहा कि मणिपुर में महिला एक्टिविस्ट जानबूझकर पूर्वोत्तर राज्य में सड़कों और रास्तों को रोक रही हैं और सुरक्षा बलों के अभियानों में बाधा डाल रही हैं। सेना ने ट्विटर पर ऐसे उदाहरणों वाला एक वीडियो साझा किया जिसमें पिछले सप्ताह का गतिरोध भी शामिल है, जब सेना को मणिपुर के इथम गांव में 1200 लोगों की महिलाओं के नेतृत्व वाली भीड़ से घिरे होने के बाद नागरिकों की जान बचाने के लिए 12 उग्रवादियों को
छोड़ना पड़ा था। भारतीय सेना का कहना है कि स्थानीय महिला एक्टिविस्ट जानबूझकर उनका रास्ता रोकती हैं और सुरक्षा बलों के काम में हस्तक्षेप कर रही हैं। ये न केवल गैर कानूनी बल्कि राज्य की कानून और सुरक्षा व्यवस्था के लिए नुकसानदायक है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सोमवार को यूक्रेन और उसके पश्चिमी सहयोगियों को वैगनर समूह के भाड़े के सैनिकों द्वारा किए गए विद्रोह के लिए जिम्मेदार ठहराया। पुतिन ने कहा कि पश्चिमी देश चाहते हैं कि रूस के लोग एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हो जाएं। इसके साथ ही उन्होंने बीते शनिवार को हुए विद्रोह के लिए वैगनर गुट के नेताओं को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि वे रूस को खूनी संघर्ष में डूबा हुआ देखना चाहते थे। पुतिन ने कसम खाई कि इस विद्रोह के आयोजकों को वह न्याय के कटघरे में खड़ा करेंगे। हालांकि पुतिन ने आम वैगनर सैनिकों को देशभक्त बताया और कहा कि उन्हें रूसी सेना में भर्ती होने, बेलारूस या अपने घर लौटने की अनुमति होगी। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।